आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में आपके लिए क्या क्या है खास। जनहित में आज सबसे पहले हम श्रीनगर में 2.5 साल बाद हुआ एनकाउंटर दिखाएंगे, जहां एक आतंकी मारा गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उसे मारना नहीं था। जिंदा पकड़ते तो वो बताता कि उनके बेटे की सरकार को अस्थिर करने के लिए उसे किस एजेंसी ने भेजा था। ये एजेंसी शब्द ही आज की पहली बड़ी खबर है। इसके बाद हम नारों की सियासत पर चलेंगे। बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे की जुबानी जद्दोजहद में आज बहन मायावती ने भी एंट्री ले ली। वो भी अपना वर्जन लेकर सामने आई। वहीं महाराष्ट्र में बटोगे और जुड़ोगे वाली बात पिटोगे तक जा पहुंची है। इन नारों में कितना दम होता है, हम उसकी हिस्ट्री भी बताने वाले हैं। इसके बाद हम महाराष्ट्र की एक सियासी पिक्चर दिखाएंगे। सियासत ने पहले पार्टी और परिवार को बांटा, अब त्योहार भी बांट दिया है। शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग दिवाली मिलन समारोह मनाया। दिवाली की ये दूरियां दिखाने वाले हैं आपको। उधर बिहार के नालंदा में 90 साल के व्यक्ति को अपनी इतने ही साल की पत्नी को अस्पताल से कंधे पर लेकर लौटना पड़ गया। इलाज नहीं मिला। एमपी में पति की मौत के बाद प्रेग्नेंट पत्नी से अस्पताल में खून साफ करवाया गया। राजस्थान के अस्पताल में यूट्यूब देखकर ईसीजी हो रहा था। यह अस्पताल खुद कितने स्वस्थ हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं हर गाली को अपना हथियार बना लेता हूं। अमेरिका में ऐसा ही उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को कचरा कह दिया, तो ट्रंप ने चुनाव के आखिरी राउंड में इसे ही अपना ट्रंप कार्ड बना लिया और कचरे के ट्रक पर रैलियां करने लगे हैं। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जनहित में आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। 10 साल बाद जनता ने वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिली। जो नेता डरे हुए थे कि उनका बचा खुचा सियासी करियर बंद कमरों में ना घुट जाए, वो लोकतंत्र के रास्ते से फिर सत्ता में हैं। फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी ले रहे हैं। जुमा 18 दिन हुए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए, लेकिन आज एक नया सवाल बीच में लाया गया कि क्या कोई आतंकवादियों को आगे करके उमर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यहां आप कोई का मतलब पाकिस्तान समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसने सवाल उठाया है उसने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। क्यों लिया, किस पर उंगली उठाई है और किस मंशा से उठाई गई है, उस पर आगे हम आपको विस्तार से देंगे जानकारी। सवालों की सियासत भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप आतंकवादियों के खात्मे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इन मायनों में एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि श्रीनगर में 2.5 साल बाद इस तरह गोलियां चली हैं, इस तरह से धमाके हुए हैं। 2.5 साल बाद श्रीनगर शहर में आतंकवादियों को घेर कर मारा गया है। आतंकी श्रीनगर के खानियार इलाके में छिपे हुए थे। खुफिया सूचना पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फिर सुरक्षा बलों ने कैसे जवाब दिया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ और पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं। फोर्सेज एक पहुंच रही है और साथ ही साथ फायरिंग स्टार्ट हुई है। तो फायरिंग जो अब 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। श्रीनगर में आखिरी बड़ी मुठभेड़ 10 अप्रैल 2022 में बिशंबर इलाके में हुई थी, जिसमें 2 आतंकी अबू कासिम और अबू अरसलान मारे गए थे। और आज 2.5 साल के बाद 2 नवंबर 2024 को सुरक्षा बलों ने खानियार इलाके में आतंकवादियों को मार गिराया है। पहली गोली आतंकवादियों की ओर से चलाई गई थी, तब जवाब दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हैं, यूं कहे सबसे बड़े नेता है फारूक अब्दुल्ला। उनका कहना है कि आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि जिंदा पकड़ना चाहिए था। जिंदा पकड़ेंगे तभी तो वो मुंह खोलेंगे और बताएंगे कि उमर सरकार को अस्थिर करके उन्हें कौन सी एजेंसी वहां पर भेज रही है। पल में तोला पल में माशा, ये फारूक साहब की सियासत की विशेष प्रकृति रही है।
कभी राम भजन गाने लगते हैं तो कभी पाकिस्तान से बातचीत का संकीर्तन भी शुरू कर देते हैं। लेकिन 18 दिनों में 6 आतंकी हमलों के पीछे फारूक ने पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया, और आज बोले भी तो एजेंसी शब्द बोलकर उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि हो ना हो ये सारे आतंकी हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उनके मुख्यमंत्री बेटे उमर अब्दुल्ला को डिस्टर्ब करने के लिए कराए जा रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला को आपने गौर से सुन लिया। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान या फिर उसकी आईएसआई एजेंसी का नाम तक नहीं लिया। यह तो उनके सियासी मिजाज से समझा जा सकता है, लेकिन एजेंसी का नाम लेकर आखिर वो क्या बोलना चाह रहे हैं, यह सवाल अब उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। हमने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी, और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। देयर इज नो ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनकी सियासत को हम अभी और डिकोड करेंगे, लेकिन पहले यह देखें कि उमर सरकार में आतंकी चुनौती कैसे बढ़ी है और उसे जवाब कैसे दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 18 दिनों में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। 18 अक्टूबर को शोपियां में एक गैर कश्मीरी मजदूर अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में एक डॉक्टर और 6 बाहरी मजदूरों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 24 अक्टूबर को बारामूला में सेना के काफिले पर हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। 31 अक्टूबर को पुलवामा में बाहरी मजदूर शुभम कुमार पर फायरिंग हुई, वो घायल हो गए। 28 अक्टूबर को जम्मू के अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की गई, राहत की बात रही, कोई जान नहीं गया। 1 नवंबर को बडगाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों उस्मान और सूफिया को गोली मारी गई, दोनों बच गए। इन 6 हमलों में से 3 की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो एक तरह से पाकिस्तानी लश्कर तैयबा की फ्रेंचाइजी है। एक हमले की जिम्मेदारी पीएएफएफ यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। यह भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक प्रॉक्सी फ्रंट है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और आईएसआई का तो छोड़िए, टीआरएफ और पीएएफएफ का नाम भी मुंह से नहीं लिया। उनके मुंह से सिर्फ एजेंसी शब्द ही निकला है। अब एजेंसी से आप क्या मतलब निकालते हैं, यह हम आप पर छोड़ते हैं। फारूक अख्तर सवालों के घेरे में रहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम वो पचा जाते हैं। वो वही बोलते हैं जो उनके एजेंडे को जंचता है। जैसे जनवरी 2023 को उन्होंने कहा, मैं अपने खून से लिख कर दे रहा हूं कि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। मई 2024 को उन्होंने कहा, आप भारत चीन से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? पाकिस्तान से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वहीं अक्टूबर 2024 को उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अगर वो यानी कि मोदी रास्ता नहीं खोजते हैं तो फिर भविष्य में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज एजेंसी को लेकर फारूक की मंशा पर सवाल उठे तो उनके बचाव में इंडिया अलायंस के बड़े नेता शरद पवार सामने आए। पवार ने कहा कि फारूक पर शक नहीं करना चाहिए, वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर ही बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत है। उन्होंने अपना जीवन जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में बिताया। मुझे उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई नेता कोई बयान दे रहा है तो गृह मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
वैसे 20 अक्टूबर को गांदरबल में हमले के बाद भी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दिए थे। उस दिन का बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हम। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। कश्मीर को लेकर कई वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे गोलमोल बयान ही अलगाव की सोच रखने वालों के लिए खाद पानी बन जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन दे देते हैं। बहरहाल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिया है कि कश्मीर से आतंकवाद का जल्द ही संपूर्ण सफाया होगा। जम्मू कश्मीर के राजभवन का भी एक बयान सामने आया है। बताया गया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने 24 तारीख को एकीकृत कमांड की और फिर 28 तारीख को सभी डीएम और एसएसपी की बैठक बुलाई थी, जिसमें आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटने के बाकायदा निर्देश दिए गए थे। आगे बढ़ते हुए अब नारों की सियासत की ओर आगे लेकर चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां नारों और पोस्टर के जरिए एक नई तरह की कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो अखिलेश यादव भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए और ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला है। अखिलेश यादव की ओर से लिखा गया है, इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन लोग इससे निराश हो चुके हैं। उधर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए दांव से झटका खाने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखकर वोटरों को रिझा रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इसी कोशिश की एक कड़ी है। वहीं अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को और धार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी नारों के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने जब बीजेपी पर हमला बोला तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया कि माफिया को कौन बढ़ावा देता है ये जनता अच्छे से जानती है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो इन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस दरअसल हरियाणा में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान आक्रामक हिंदुत्व के पिच पर पार्टी के लिए बैटिंग की थी। योगी ने चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का खूब जिक्र किया। हरियाणा में पार्टी को शानदार जीत मिली। यूपी में अगस्त के महीने में आगरा की एक जनसभा में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक उत्पीड़न का जिक्र करते हुए नारा दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आरएसएस ने भी योगी के बयान पर अपनी मुहर लगा दी है। यहां तक कह दिया कि अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। यह हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। समाज की एकता एक हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये एकता आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उस पर आगाज करना पड़ता है। उसके लिए सावधानी करनी पड़ती है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए एक नया नारा, एक हैं तो सेफ हैं, दे दिया। आज कोई अगर कह दें
कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है। नारों के इस महादंगल में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मायावती ने भी नया नारा उछाला है। मायावती ने वोटरों से कहा है कि वो बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में नारों की बहार बह रही है। कुल मिलाकर यूपी का उपचुनाव हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है। जनता किसे चुनेगी और किसे नहीं, ये तो वोटिंग के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस बार नारों वाले पॉलिटिक्स ने चुनावी सीन को रंगीन जरूर बना दिया है। आजकल फैशन के साथ राजनीति में भी ट्रेंड चलता है। जैसे अभी बटोगे तो कटोगे वाली लाइन खूब चल रही है, इसीलिए हर पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में अब इन लाइनों के जरिए उत्तर भारतीयों को साधने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में उत्तर भारतीयों को आगाह करने के लिए कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में लिखा है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। यानी पोस्टर के जरिए यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर उत्तर भारत के लोग एकजुट होकर नहीं रहे तो उनकी पिटाई हो सकती है। महाराष्ट्र की नई नवेली पार्टी उत्तर भारतीय सेना ने ऐसे विवादित पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। यह वही पार्टी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देने का प्रस्ताव दिया था। बताया जाता है राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकी की वजह से यह पार्टी नाराज है और इसीलिए उत्तर भारतीयों के लिए चेतावनी भरे पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया के युग में फेसबुक, एक्स और इंस्टा की वीडियो रील के जमाने में यह रिसर्च का विषय है कि जैसे जैसे नारे चुनावों में गढ़े जाते हैं उनका असर कितना होता है। क्या नारे सिर्फ चुनावी सभा में ही चलते हैं और टीवी टेलीकास्ट के लिए ही होते हैं, या फिर वोटर के दिमाग में उस वक्त भी होते हैं जब वो ईवीएम का बटन दबा रहा होता है। कुछ नारे तुकबंदियों वाले होते हैं तो कुछ सीधे सीधे वन लाइनर होते हैं। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दिए हुए जय जवान जय किसान को आजाद भारत का सबसे पॉपुलर नारा कह सकते हैं। 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए तो जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। यह नारा क्रांति की मशाल बन गया था। 1978 में इंदिरा चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ी तो उनके शान में यह नारा देवराज उर्स ने लिखा था। शब्द थे, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनावों में यह नारा गढ़ा गया था, जिसके बोल थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। 1993 में कांशीराम और मुलायम सिंह की एकता से निकला नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहां जय श्री राम से मतलब बीजेपी से था। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए तो पहली बार लखनऊ में यह नारा लगा था, सबको देखा बारी बारी अब की बारी अटल बिहारी। 1998 पोखरण के बाद वाजपेयी ने शास्त्री जी के नारे को अपडेट किया, नया नारा बनाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 2004 में जब वाजपेयी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसका नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। राज्यों की राजनीति में भी नारे कमजोर नहीं थे। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उनके लिए 2 बड़े नारे गढ़े गए। सबसे पॉपुलर था, अब की बार मोदी सरकार, और दूसरा नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी का सिंपल सा नारा था, 5 साल केजरीवाल। 2019 में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है के नारे को चलाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का
मोदी है तो मुमकिन है उस पर बहुत भारी पड़ गया। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के सिर्फ 2 शब्द नारे बन गए और ये 2 शब्द थे खेला होबे, और सचमुच बंगाल में खेला हो गया। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक ही नारे को हाइप दी, अब की बार 400 पार। हालांकि पूरा एनडीए 400 पार नहीं जा पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी गठबंधन के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए, नारों के बाद अब नेताओं के बिगड़े बोल पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे शिवसेना की नेता शायना एनसी पर कहे गए अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन इसके बाद उन्हीं के नेता संजय राउत ने कह दिया कि बयान में अपमान जैसा तो कुछ था ही नहीं, यानी एक मुंह से माफी और दूसरे मुंह से वापसी। शायना एनसी अब भी पूछ रही हैं कि उद्धव और महाअघाड़ी के नेता इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जुबानी जंग के जरिए सियासत के दांव पे चले जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने शायना एनसी पर दिए अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब उन्हें लगा कि दांव उल्टा पड़ सकता है तो दुहाई देने लगे कि अपने 55 साल के करियर में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। माफी भी मांगी, लेकिन ये भी बोल गए कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। एक और अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत का कहना है कि कोई अपमान नहीं हुआ, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है। अरुण जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? इन सब के बीच मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार शायना एनसी एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुई। शायना एनसी ने कहा कि मैं मां मुंबा देवी की बेटी हूं, लड़ूंगी और जीतूंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाड़की बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और कहा कि बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसे लोगों का मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में असली खेल शिवसेना पर अपना हक जताने की है। शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच लड़ाई इसी बात को लेकर है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है। अब इस लड़ाई में जुबानी जंग के जरिए हमला करके दोनों गुट एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। राजनीति वो चीज है जो क्या ना करा दे। इसी राजनीति ने महाराष्ट्र में पहले एक पार्टी तोड़ी, फिर परिवार को बांटा और अब त्योहार भी बांट दिया। अजित पवार और शरद पवार ने अलग अलग दिवाली मिलन समारोह मनाया। दिवाली पर दोनों परिवार में दूरियां घटने की बजाय दरार और ज्यादा चौड़ी होती हुई नजर आई। महाराष्ट्र की पवार पॉलिटिक्स अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। शरद पवार और अजित पवार के बीच सियासी मतभेद तो हैं, लेकिन चुनावी तलखी इतनी बढ़ गई है कि दोनों के बीच अब मनभेद भी बढ़ गया है। चाचा भतीजे के बीच दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अजित पवार ने शरद पवार के दिवाली मिलन समारोह में जाने की बजाय अपना ही दिवाली मिलन समारोह कर डाला। ये पहला मौका है जब पवार परिवार ने अलग अलग दिवाली मिलन समारोह मनाया है। दिवाली के मौके पर हर बार की तरह इस साल भी शरद पवार के आवास पर दिवाली पड़वा का भव्य आयोजन हुआ। मंच पर शरद पवार से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था।
लेकिन परिवार, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ में इस बार ना अजित पवार नजर आए, ना उनके करीबी, क्योंकि बारामती में ही अजित पवार के घर पर दिवाली पड़वा का अलग जश्न चल रहा था। 20+ ईयर के बाद इधर अभी हम पाड़वा मना रहे हैं। लोगों की इच्छा थी, इसलिए हमने सेपरेट पाड़वा रखा है, क्योंकि हमारे स्प्लिट होने के बाद हमने पाड़वा अटेंड नहीं किया था। तो हमारे लीडर्स और हमारे पार्टी मेंबर्स की इच्छा थी कि हम हमारा सेपरेट पाड़वा। लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से जब ये सवाल पूछा गया कि त्योहार के मौके पर भतीजा चाचा से आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए, इस सवाल पर अजित पवार के नेताओं ने तो टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन भाई की गैर हाजिरी पर चचेरी बहन सुप्रिया ने बिना नाम लिए तंज कस दिया। देखिए, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र के कोने कोने से हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा को मिलने के लिए महाराष्ट्र से सभी जिलों से कई लोग यहाँ पे आए हैं। This is an open house we traditionally always have. Baramati also every home has a padwa today. Well, today no Rajniti. I will reply to everything tomorrow. Happy Diwali. हालांकि खुद शरद पवार अजित पवार की गैर मौजूदगी पर राजनीतिक व्यस्तता का हवाला देते हुए भतीजे का बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन त्योहार पर दूरियों ने संकेत दे दिए हैं कि परिवार के बीच पैदा हुई खाई जल्द भरने वाली कतई नहीं है। राजनीति की बिसात ऐसी ही होती है, परिवार टूट जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से यूपी की खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन इसमें सियासत के अंदर धार्मिक एंगल भी है। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी हिंदू वोटरों से वोट मांगते मांगते कल शिव मंदिर पहुंच गई थीं। कुछ लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया। उधर मुफ्ती ने भी नसीम सोलंकी पर फतवा निकाल दिया है। कानपुर की ये दो तस्वीरें यूपी की सियासी तपिश को बढ़ा रही है। पहली तस्वीर कल की है, जब सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने गई थी। दूसरी तस्वीर आज की है। नसीम सोलंकी के जल चढ़ाने के बाद मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया गया। नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में जाकर पूजा की तो मौलवी मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ बता डाला। उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा कि सोलंकी को तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। मोहतरमा शरीयत की गिरफ्त में आई हैं, इन्होंने शरीयत के दायरे को उल्लंघन किया है। फतवा देते हुए हमने ये शरीयत का हुक्म ये बयान किया है कि ये तौबा करें और कलमा पढ़ें। फतवा जारी होते ही नसीम सोलंकी बैकफुट पर आ गई। कहने लगी कि उनके पति इरफान सोलंकी भी मंदिर जाते थे। वो मंदिर गई जरूर, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं। हम हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं, हर धर्म के लोग हर धर्म में हम जा। उसके बाद हम वहाँ पर भी गए थे, गुरुद्वारे गए उसके बाद, और फिर एक आदमी चर्च जाएंगे। नसीम सोलंकी के पूजा पाठ पर विवाद बढ़ा तो बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने में लग गई। कहा कि चुनावी पूजा पाठ से समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके यहाँ सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होता है। धर्म या जाति देखकर कुछ भी तय नहीं होता। हमारे देश में, हमारे पार्टी में सब लोग एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते रहे, करेंगे। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। सीसामऊ की सीट से ही उनके पति भी चुनाव जीते थे। अब चुनाव जीतना है तो हिंदू वोटरों को भी रिझाना है, लिहाजा नसीम सोलंकी पूजा करने पहुंच गई। लेकिन कट्टरपंथियों को ये रास नहीं आया और फतवा गले पड़ गया। धर्म को लेकर वैसे सिर्फ राजनीति उत्तर प्रदेश में ही गर्म नहीं है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का सेकुलर फॉर्मूला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि उनके डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन का झंडा उठा लिया है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। पहले तेलुगु सिनेमा में कामयाबी के झंडे गाड़ने और फिर आंध्र प्रदेश की राजनीति में पांव जमाने के बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तेलुगु स्टार पवन कल्याण अब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने जा रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन धर्म पर खुलकर अपनी राय रखने वाले पवन कल्याण ने ऐलान किया कि वो सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन करेंगे, जिसका नाम होगा नरसिंह वराही। नाम के इस संगठन का काम होगा सनातन धर्म
और हिंदू संस्कृति की सुरक्षा। मैं लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की कसम खाता हूँ, हम उन्हें एक शब्द बोलने नहीं देंगे। खुलकर बोलें, लेकिन हमारे सामने आए तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम आपको पूरी तरह से चुप करा देंगे। हमारी सरकार दृढ़ है, कमजोर नहीं। चंद्रबाबू नायडू सरकार की सहयोगी जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे कोई व्यक्ति हो या राजनीतिक सामाजिक समूह, अगर किसी ने हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि किसी और भी धर्म का अपमान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तेलुगु स्टार ने आंध्र प्रदेश की पुलिस से अपील की है, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज में तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले। हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म के कुछ मूल्य बरकरार रहें। सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है। हमें ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म के बिना देश वैसा नहीं रह पाएगा। सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वाली कोई भी पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन की पार्टी YSRCP के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आंध्र की NDA सरकार और महिलाओं की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद YSRCP ने कोई सबक नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश की सियासत में अब ये संयोग है या प्रयोग, ये आप तय कीजिए। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं बिहार, जहां की सरकार ने इस बार दीपावली के बाद और छठ से पहले स्कूलों को खोलने का फैसला किया ताकि लंबी छुट्टियों के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, रुके नहीं। लेकिन इस सरकारी फरमान का आधा ही असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल तो दीपावली के बाद खोल दिए गए, लेकिन वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और क्लासरूम खाली पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नीतीश सरकार ने इस बार छुट्टियों में कटौती कर दी थी, लेकिन बिहार में सुधार की ये कोशिश नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि दीपावली के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, शिक्षक भी अपनी ड्यूटी निभाने वक्त पर पहुंच गए, लेकिन जिन्हें पढ़ाना था वो ही स्कूल नहीं आए। की तरफ से कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी दीपावली में और 3 दिन की छुट्टी रहेगी छठ में। बीच में स्कूल खुले हुए हैं, 1 तारीख को स्कूल खुला था, आज भी स्कूल खुला हुआ है, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे हैं। पटना के अदालतगंज के 1ली से 8वीं तक के गर्ल्स मिडिल स्कूल में एक क्लास में सिर्फ गिनती के बच्चे ही पढ़ते दिखे। 1 से 8 तक में सिर्फ 6 बच्चे आए हैं और उनको इसी एक क्लास में पढ़ाया जा रहा है बैठा के। देखिए क्लासरूम खाली है, ये देखिए। पटना के गोलघर के बॉयज मिडिल स्कूल में तो हाल और भी बुरा था, जहां क्लासरूम का ताला खोलने की नौबत भी नहीं आई, क्योंकि एक भी बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं। नहीं आएंगे तो आप लोग फिर क्या करना है? नहीं, हम लोग नौकर हैं, हम लोग को आना है। हाँ। जो सरकार का आदेश है उसका हम लोग अनुपालन करते आए हैं और करेंगे भी। अटेंडेंस कैसा होगा, पढ़ेगा तो हम लोगों का अटेंडेंस तो बनेगा, बच्चे जितना आएंगे उनका बनेगा। लेकिन फेस्टिव सीजन में स्कूलों से बच्चों की गैर हाजिरी के मुद्दे पर अब JDU और RJD आमने सामने आ गई है। छठ जैसे महापर्व में दीपावली से लेकर छठ तक की छुट्टियां होती थी और ये सरकार ने इस छुट्टियों को खत्म कर दिया है। जब छात्र नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक आकर क्या करेंगे? ऐसे त्योहारों के अवसर पर उपस्थिति कम होती है, इसको बहुत असामान्य नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार के बच्चे, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। बिहार के स्कूलों में पिछले साल तक दीपावली से लेकर छठ पर्व तक शिक्षा विभाग में लगातार छुट्टियां हुआ करती थी, जिसके चलते कई दिनों तक स्कूल में पढ़ाई ठप रहती थी। इसीलिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव कर दिया गया, जिससे बिहार के शिक्षक तो पहले से ही नाखुश थे, लेकिन ये बदलाव शायद बच्चों और अभिभावकों को भी रास नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। हमने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि दिल्ली में छठ सियासी पार्टियों के लिए यमुना पर सियासत का भी पर्व बन जाता है। इस समय सारी पार्टियों को यमुना के प्रदूषण की चिंता हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचलियों का बड़ा वोट बैंक है और चुनाव बस 3 महीने के बाद है। देखिए छठ की सियासत राजधानी दिल्ली में इस समय कहां तक पहुंची है। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। चिराग दिल्ली के सतपुड़ा ग्राउंड पर मनाई जाने वाली छठ पूजा को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सतपुड़ा ग्राउंड के एक गेट पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज तो दूसरे गेट पर बीजेपी पार्षद शिखा राय लोगों के साथ पहुंच गए।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर छठ का जो पर्व है उसको मनाने को लेकर एक सियासी घमासान जो है वो इस वक्त हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इजाजत होने के बाद भी छठ पूजा मनाने में बीजेपी अड़चन डाल रही है और वो गरीब लोग यहाँ पे सालों से छठ पूजा मना रहे हैं। नंबर 1, चिराग दिल्ली का दलित समाज 300 सालों से इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने पिछले 1 महीने से इस रास्ते को बंद कर दिया है। बीजेपी भी कहां चुप रहती। उसका कहना है कि डीडीए ने जन सेवा समिति को कामकाज की इजाजत दे दी है, लेकिन आतंक फैलाकर आम आदमी पार्टी लोगों को भगा रही है। जो भी छठ पर्व को मनाने के लिए लेने होते हैं वो सारे इस समिति ने लिए। डीडीए ने बाकायदा उनको परमिशन दी है और ये समिति यहाँ 16 साल से इस सतपुला डीडीए पार्क में ये छठ के महापर्व को मनाती आई। इस विवाद की शुरुआत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से। आतिशी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। विवाद बढ़ा तो बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। अगर कहीं पर डीडीए कॉरपोरेशन से कोई दिक्कत आती है तो लोगों को दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने बैठक रखी है। वो बताएं, प्रूफ करें किस डीडीए के अधिकारी ने छठ घाट को तोड़ा है। पहले यमुना की साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दौर चला और अब छठ घाट को लेकर तनातनी बढ़ गई है। छठ पर्व में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सियासत कहीं महापर्व पर भारी न पड़ जाए। और अब जनहित में हम हमारे देश के अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का एक बदरंग सच आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक कविता की 2 लाइनें आपको सुनाती हूं। होगा कहां गरीब का बताओ तो उपचार, उसके हिस्से के अस्पताल भी हो गए हैं बीमार। अब जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बिहार के नालंदा जिले का है। अस्पताल से वापस आ रहे इस बुजुर्ग व्यक्ति की गोद में उनकी 90 साल की पत्नी है। पत्नी बीमार थी तो बुजुर्ग ने प्राइवेट गाड़ी करके उनको अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल से लौटने के लिए उनके पास ना तो कोई साधन था और ना ही गाड़ी के लिए पैसे। जब कोई मदद नहीं मिली और ना ही कोई राह सूझी तो अपनी पत्नी को उठाकर ये पैदल ही निकल पड़े। किलोमीटर से ऊपर है। 2 किलोमीटर ऐसे ले चल जाइएगा। अच्छा, फिर एम्बुलेंस मतलब हड़ताल पे है? हाँ। आपके पीछे एम्बुलेंस लगा हुआ है नहीं? हाँ, हड़ताल पे। अस्पताल प्रबंधन की दलील है कि एम्बुलेंस की हड़ताल है, इसीलिए बुजुर्ग को कोई गाड़ी नहीं मिली। लेकिन इस बुजुर्ग दंपति का असल दर्द एम्बुलेंस की हड़ताल नहीं बल्कि इनकी गरीबी है, क्योंकि अगर इनके पास पैसे होते तो एम्बुलेंस का इंतजाम मुश्किल नहीं था। पैसे होते तो अस्पताल का स्टाफ भी मदद के लिए उनके सामने बिछा होता। आज दिन भर एबीपी न्यूज पर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमने सवाल भी किए और एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद अस्पताल प्रशासन ने हड़ताल करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? अस्पताल प्रशासन समय रहते क्यों नहीं जागता? क्यों बार बार उनको झकझोरना पड़ता है? मरीज का इलाज और उसकी मदद करना आखिरकार अस्पताल का कर्तव्य है, जिसमें बार बार वो क्यों चूक जाता है? अस्पतालों की बेशर्मी, बेदर्दी और बेदिली की तस्वीरें नई नहीं हैं और ना ही पहली बार किसी चैनल पर दिखाई जा रही हैं। मेडिकल प्रोफेशन को शर्मसार करने वाला एक वीडियो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से भी सामने आया, जहां अस्पताल प्रशासन का अमानवीय चेहरा दिखा। वीडियो में जो महिला कपड़े से अस्पताल के बेड की सफाई कर रही है वो यहां के स्टाफ नहीं है, बल्कि एक मरीज की पत्नी है। इस महिला के पति ने इलाज के दौरान इसी बेड पर दम तोड़ दिया था। उसकी मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस बेबस को पति की मौत का मातम तक नहीं मनाने दिया और कहा कि उसके पति के जिस्म से जो खून बहकर बेड पर लगा है उसे साफ करो। पास में खड़ी नर्स महिला को बाकायदा हिदायत देती रही कि यहां साफ करो, वहां साफ करो। आपको यह जानकर अस्पताल प्रशासन पर और गुस्सा आएगा
कि जिस महिला ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया वो 5 महीने की गर्भवती है। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों को ना तो महिला का दर्द दिखा, ना उसकी हालत दिखी। उन्हें तो बस बेड साफ चाहिए था। और जैसा हर मामले में होता है, वही अजब एमपी इस गजब अस्पताल में भी देखने को मिला। वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच का झुंझुना थमाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया है। उधर नजदीक के फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। सुपरहिट फिल्म सरकार का यह डायलॉग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों के लिए ही लिखा गया है, जिन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने और खालिस्तानी तत्वों की खातिरदारी के चक्कर में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते लगाते अब एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसके चलते दोनों देशों के संबंध नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। कनाडा ने कहा है कि उसको भारत की ओर से साइबर खतरा है, यानी ट्रूडो के मुताबिक भारत उनके देश पर साइबर अटैक कर सकता है। इन बेबुनियाद आरोपों के साथ कनाडा ने भारत को उन देशों की कैटेगरी में डाल दिया जिससे उसे खतरा हो सकता है। इस लिस्ट में चीन और ईरान का नाम भी शामिल है। कनाडा ने कुछ भारतीय अधिकारियों के फोन भी सर्विलांस पर रखे हैं और इन सब के बीच आग में घी डालने का काम किया अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। उस अखबार में छपे लेख में दावा किया गया है कि कनाडा में खालिस्तानियों पर हमलों के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इतने गंभीर आरोप लगाते हुए कनाडा ने एक बार भी सबूत नहीं दिया, लेकिन भारत ने उसके निराधार आरोपों का जवाब दे दिया है। सुनिए। कनाडा ने भारत को एक अलग किस्म के कैटेगरी में डाला है। ये जो कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, ये अपने साइबर का उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके तहत किया है। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बात अब अमेरिकी चुनाव की करेंगे। 2 दिन के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की फाइनल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपने तुरूप के निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस के पास ट्रंप से ज्यादा सरप्राइज है। कमला को सपोर्ट करने हर दिन कोई बड़ा कलाकार सामने आ रहा है, जबकि माना जाता है कि ट्रंप के पास बड़े नामों में सिर्फ एलन मस्क का ही सपोर्ट है। हालांकि मस्क का सपोर्ट ऐसा है जैसे 100 सोनार की और 1 लोहार की। कमला हैरिस के साथ बेयोंसे, जेनिफर लोपेज और कार्डी बी जैसी मशहूर हस्तियां हैं, तो ट्रंप के चुनावी कैंपेन में पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा है। वो कभी मैकडॉनल्ड्स में जाकर काम करने लगते हैं, कभी कचरे वाले ट्रक की ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये कचरा वाला किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कुछ दिन पहले बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को कथित रूप से कचरा कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अब उस कचरे वाली बात को ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना लिया है। बाइडेन के बयान के अगले ही दिन ट्रंप एक कचरे से भरे ट्रक की ड्राइविंग करते हुए दिखाई दिए। विस्कॉन्सिन राज्य की रैली में जाकर भी उन्होंने कचरे पर सियासत छेड़ दी। Thank you very much, everybody. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. सफाई कर्मियों जैसी पोशाक पहनकर ट्रंप ने अपना भाषण दिया और वहां से चले गए। लेकिन ट्रंप के बाद अब बारी उनके समर्थकों की है। आज भी ट्रंप की रैलियों में उनके समर्थक सफाई कर्मियों के लुक में पहुंचे। उनके कई समर्थक कचरे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक भी उनके जैसे आक्रामक रवैये के लिए माने जाते हैं। जब चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में ट्रंप को गोली लगी और वो कान में सफेद पट्टी पहनकर घूमने लगे, उस दौरान ट्रंप के समर्थक भी अपने कान में पट्टी लगाकर उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ट्रंप का चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित है, क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने बाइडेन के कचरे वाले बयान को अमेरिका का चुनावी मुद्दा बना दिया, उसी तरह से 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार शब्द को चुनावी कैंपेन में खूब इस्तेमाल किया था। चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। 2019 के चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी ने जब खुद को देश का चौकीदार बताया, तब उस दौर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है।
लेकिन बाइडेन की तरह शायद राहुल को भी ये एहसास नहीं हुआ होगा कि उनके इस नारे को बीजेपी अपना चुनावी नारा बना लेगी। राहुल के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली में कहने लगे, मैं भी चौकीदार हूँ। यहाँ तक कि इस पर गाने भी बनने लगे। इस कैंपेन का बीजेपी को फायदा भी हुआ। 2019 में उसे आज तक का अपना सबसे बड़ा सीटों का आंकड़ा मिला और दूसरे टर्म में बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की तरह ट्रंप भी बाइडेन के फेंके हुए पत्थरों से अपने चुनावी कैंपेन की इमारत खड़ी कर रही है। अगर सब कुछ ट्रंप के प्लान के मुताबिक हुआ तो ट्रंप के कचरे वाली राजनीति उन्हें दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनवा सकती है। मोदी स्टाइल में ट्रंप का चुनावी प्रचार लगातार जारी है, लेकिन इसमें क्या जीत मिलेगी उनको, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। कौन बनेगा राष्ट्रपति, अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।